हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्पल्स साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल जैन और मैं यहां आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आज हम 11th क्लास के टॉपिक कोशिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम कोशिका की शुरुआत करें उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले एक बार वहां पर चलते हैं। जीव विज्ञान, इसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। जब तक आप 10th में थे तब तक तो सिर्फ साइंस चला करती थी, लेकिन अब उस साइंस के अलग अलग टुकड़े हो चुके हैं और यहाँ पर उसमें से निकल कर आई है जीव विज्ञान। अब देखिए, जीव विज्ञान या बायोलॉजी होती क्या है। ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए वो कहलाती है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि अध्ययन किस चीज का किया जाता है। जीवों की संरचना का अध्ययन भी किया जाएगा, उनकी क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाएगा, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाएगा, उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाएगा, जनन का अध्ययन किया जाएगा, वितरण का अध्ययन किया जाएगा। जो जो चीजें आप एक जीव, एक सजीव के बारे में जान सकते हो, उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाएगा? जीव विज्ञान के अंदर किया जाएगा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सर जीव किसे कहते हैं। वैसे तो जीवों के बहुत सारे लक्षण होते हैं, आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको वहां भी ले चलूंगा, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक मोटा लक्षण ले लेते हैं। जीव हम हर उस प्राणी को या हर उस पादप को कह सकते हैं जिसके अंदर कोशिका पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस धरती पर जिन जिन चीजों के अंदर, चाहे वो कुछ भी हो, जिन जिन चीजों के अंदर जीवित कोशिका होगी वो सब कौन होंगे? जीव होंगे। अब आप देख लीजिए, जैसे हम हैं, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है तो हम जीव हैं। पादप वो जीव हैं, सूक्ष्म जीव भी जीव है, जीवाणु भी जीव है, ये सब जीवों के अंदर आता है। और आज की क्लास में हम इसी कोशिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये कोशिका होती क्या है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। देखिए, कोशिका, यदि हम इसकी एक छोटी सी परिभाषा बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर की संरचना बनाती है और हमारे शरीर में चलने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी करती है। जैसे एक मकान किसका बनता है? बहुत सारी ईंटों का बनता है। जैसे एक लड्डू बहुत सारे दानों का बनता है, वैसे ही हमारा, पेड़ों का और सभी जीवों का शरीर किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, तो ये अब हमको पता लग गया है कि हमारा और सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बनता है, इसीलिए इसे हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं और ये हमारे शरीर की सारी क्रियाएं भी कराती है, इसलिए इसे हम क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे सर हमें तो कभी दिखाई नहीं दी हमारे शरीर में कोशिका, हमें तो इतने साल हो गए, 14 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमने तो कभी शरीर में कहीं कोशिका देखी ही नहीं। बेटा, आपको कैसे दिखेगी? क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है, अति सूक्ष्म होती है, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यदि आप वास्तव में कोशिका देखना चाहते हैं तो आपको एक यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी।
सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसके अंदर हम किसी छोटी चीज को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। तो आपको यदि कोशिका देखनी है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कोशिका जैसी दिखती है बिल्कुल वैसी कोशिका मैंने आपके सामने यहां बना रखी है। कोशिका एक बहुत ही जटिल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे अपने अलग अलग अंग हैं। ये खुद एक दुनिया है जिसमें बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं और ये सब मिलकर अलग अलग ऐसे काम कर रही हैं जिनसे हमारे शरीर की क्रियाएं चल सकें, हमारे अंदर के सारे कार्य हो सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। हम आज करेंगे इस कोशिका का पोस्टमार्टम और इसके अंदर पाई जाने वाली हर एक चीज के बारे में समझेंगे। लेकिन वहां चलने से पहले यह भी तो पता हो कि ये इंटरेस्टिंग चीज, हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज आखिर खोजी किसने? उस वैज्ञानिक का नाम लिए बिना हम आगे कैसे जा सकते हैं? तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस कोशिका के खोजकर्ता कौन है। नाम सभी ने सुन रखा होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने जब कोशिका की खोज की थी तो वो कोशिका असलियत में जीवित नहीं थी, उसके अंदर का कोशिका द्रव्य सूख चुका था। इसलिए इसे हम कहते हैं कि इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। और इनके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे। ये बात हो रही है सन 1674 की। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। लेकिन फिर भी मान लीजिए एग्जाम में मृत और जीवित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए और सिर्फ ये कहा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो फिर किसका नाम आएगा? रॉबर्ट हुक। तो यहां तक की बातें सबके क्लियर हो रही है। अब हम चलते हैं कोशिका के अंदर और उसके अंदर की व्यवस्थाएं देखने की कोशिश करते हैं। इस कोशिका के अंदर जब आप गौर से देखोगे तो आपको एक जो सबसे बीच में उपस्थित रचना है वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देगी। यहां सबसे सेंटर में मैंने एक लगभग गोलाकार आकार का लाल रंग का एक अंग तैयार किया है। इसे हम कहते हैं केंद्रक। ये इस पूरी कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, सबसे प्रमुख भाग होता है। और ये एक ऐसा भाग है जो इस कोशिका की सभी क्रियाओं पर अपना कंट्रोल करता है। इसकी अनुमति के बिना कोशिका के किसी भी कोने में कोई भी काम नहीं हो सकता। कहां पर क्या काम होगा, कितना होगा, कब होगा, ये सब कौन निर्धारित करता है? ये सब निर्धारित करता है केंद्रक। इसीलिए केंद्रक को हम एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं कोशिका का कलेक्टर। इसे कोशिका का कलेक्टर कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कलेक्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट पर अपना कंट्रोल करता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये भी करता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। जब हम गौर से देखते हैं तो इसके अंदर दो रचनाएं और दिखाई देती हैं। देखते हैं जरा। एक तो ये जो एक्स से आकार की दिख रही है और एक छोटा सा गोला और रखा हुआ है। ये जो एक्स आकार की रचना है, जैसे मनुष्य में ये 46 होती है, इनका नाम होता है गुणसूत्र। इन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और साथ में एक छोटा सा गोला और बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं केंद्रिका। तो एक बात हमको यह भी पता लग गई कि केंद्रक के अंदर दो रचनाएं पाई जाती हैं, गुणसूत्र और केंद्रिका।
इसमें से जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र तो क्या कहलाता है, ये आनुवांशिक वाहक कहलाता है। आनुवांशिक वाहक होने का क्या मतलब होता है, समझिए एक बार। ये हमारे लक्षणों को, जितने भी लक्षण हैं, चाहे बालों का रंग हो, त्वचा का रंग हो, लंबाई हो, जो भी लक्षण है, उन सभी लक्षणों को ये क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देता है। यानी आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण का काम करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं आनुवांशिक वाहक। क्लियर है? इसी के साथ रखा हुआ एक छोटा सा गोला और है। इस गोले को, क्योंकि ये केंद्रक के अंदर है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं केंद्रक का केंद्रक, या ऐसे कह सकते हैं केंद्रक में केंद्रक, या एक नाम और दे सकते हैं छोटा केंद्रक। क्लियर? तो ये उपनाम भी आपको याद होने चाहिए। ये करता क्या है, इसका काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने वाले बहुत सारे राइबोसोम होते हैं और उनका निर्माण इसी केंद्रिका द्वारा किया जाता है। तो ये तो अभी हमारे सेंटर वाले भाग की बात हुई है कि केंद्रक क्या होता है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, समझ आया? चलिए अब हम दूसरी चीज पर आ जाते हैं। यदि आप एक चीज देखोगे यहां पर, तो इस केंद्रक को बाहर की झिल्ली से जोड़ने वाली एक ऐसी लंबी कुंडलित, ऐसे शाखाओं में बटी हुई, गुथी हुई सी नलिका पाई जाती है। इस लंबी आड़ी टेढ़ी नलिका को हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जाल के रूप में फैली रहती है, इसलिए इसे जालिका नाम दिया गया है। ये नलिका होती है, अंदर से खोखली होती है और बाहर से आने वाली चीजें इसी नलिका में होती हुई अंदर आती हैं और अंदर से जाने वाली चीजें भी इसी नलिका में होती हुई बाहर चली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या काम होता है, पदार्थों का संवहन कराना, बाहर से पदार्थों को अंदर लेना और अंदर के पदार्थों को बाहर ले जाना। ठीक है, इसे हम यदि उपनाम दें तो इसे हम कहते हैं नलिकीय जाल। कोशिका का नलिकीय जाल किसे कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका को। अब तीसरी चीज, केंद्रक और अंतःप्रद्रवी जालिका के बाद तीसरी चीज जो मैंने इसके ऊपर नीले रंग के कुछ डॉट बनाए हैं, ये नीले रंग के डॉट कहलाते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर चिपके हुए भी होते हैं और यहाँ कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, उसमें बिखरे हुए भी रहते हैं। तो दोनों ही तरह से ये पाए जाते हैं। ये राइबोसोम बहुत छोटे कण होते हैं और प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। ये प्रोटीन निर्माण का काम दिन रात करते रहते हैं। जैसे कोई कारखाना किसी चीज का प्रोडक्शन करता है ना, उत्पादन करता है किसी चीज का, वैसे ही काम करता है। और इसीलिए, समझ रहे हो आप, इसीलिए राइबोसोम को एक नाम और दिया है, क्या, कोशिका का कारखाना। इसे कोशिका का कारखाना या फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब आप आ जाओ चौथे नंबर पे। यहां पर एक छोटा सा अंग और दिख रहा है। इस अंग को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या है, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारी कोशिका में ऊर्जा का संग्रह करने, ऊर्जा का निर्माण करने का काम करता है।
और आपको पता है कि जब ऊर्जा बनेगी तो उस ऊर्जा का वितरण सब जगह होगा और हमारी कोशिका को ताकत मिलेगी, है ना, पावर मिलेगी, और इससे हमारे पूरे शरीर को भी पावर मिलेगी। तो इसका मतलब इसे हम क्या एक नाम कह सकते हैं, हमारे शरीर का, हमारी कोशिकाओं का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, है ना। तो इसका हम एक नाम दे देते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या काम होता है, यहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का संग्रह होता है, ऊर्जा का वितरण होता है ना, इसीलिए। क्लियर? अब आप इसके नीचे देखो, एक छोटा सा अंग और दिख रहा है, ऐसे छोटी छोटी नलियों से बना हुआ सा अंग है। इस अंग को हम कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय, ये गोल्जी काय बहुत सारी नलियों से जुड़कर बना हुआ होता है, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र पाया जाता है और अपने अंदर ये कुछ ना कुछ पदार्थ बनाता रहता है। अब अपने अंदर ये कौन से पदार्थ बनाता है, ये अपने अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, अपने अंदर हार्मोन्स बनाता है, इसके अलावा एंजाइम्स बना सकता है। तो ये अपने अंदर एंजाइम, हार्मोन्स या प्रोटीन बनाता है और उनको अपने अंदर से निकाल के क्या करता है, कोशिका से बाहर भेजता रहता है, निकाल कर बाहर भेजता रहता है। और इसी वजह से इसको हम कहते हैं कोशिका का निर्यात करता। इसे हम कोशिका का निर्यात करता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा किसी न किसी पदार्थ का, जिस जगह पर एक कोशिका होगी उस जगह के हिसाब से किसी न किसी पदार्थ का, किसी न किसी रस का जो है स्त्राव होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी न किसी कोशिकीय रस का स्त्राव ये करता है और वो कहाँ पहुंचा देता है, इस कोशिका से बाहर पहुंचा देता है। सुना है ना, आयात निर्यात। तो ये कोशिका से बाहर भेजता है, इसीलिए इसे हम निर्यात करता भी कहते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। यहां इसी के ठीक नीचे एक छोटा सा गोला दिख रहा है, दिख रहा है सभी को। इसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर एक थैली जैसा होता है, खोखली थैली जैसा, और इसके अंदर जो है ना पाचक एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। और आपको पता है कि पाचक एंजाइम जब किसी के अंदर है तो वो क्या करेंगे, पाचन का काम करेंगे। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, इसका काम होता है पाचन। लेकिन पाचन किस चीज का, ये समझना जरूरी है। कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या मरे हुए बेकार अंग हैं जिनकी जरूरत कोशिका को नहीं है, ये उनके पास जाता है और उनको ऐसे भक्षण करके अपने अंदर ले लेता है और अंदर ही अंदर क्या कर लेता है, अपना पाचन कर लेता है। क्लियर हो रही है बात? और इस तरह ये कोशिका की सफाई करता है। इसी वजह से लाइसोसोम को हम कहते हैं कोशिका का सफाई करता। ये कोशिका को एकदम साफ सुथरा रखता है, बिल्कुल रिफ्रेश रखता है, गंदगी को पचा के बाहर निकाल देता है। और यदि बाहर से कोई गंदगी आ गई है तो उसका भी पाचन कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन एक बात नोट करना आप यहाँ पर, यदि ये कभी कभी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और जब ज़्यादा सक्रिय होता है ना तो फट जाता है, और जब फट जाता है तो अपने एंजाइमों को अपने ऊपर ही घेर लेता है, और अपने एंजाइमों को अपने ऊपर घेर लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका खुद का ही पाचन हो जाएगा और ये खुद ही टूट जाएगा, थैली फट जाएगी, ये मर जाएगा। तो कभी कभी ये अपने आप का भी पाचन कर लेता है। इसीलिए इसे हम एक नाम और देते हैं आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। क्लियर हो रही है बात? इसके अलावा
कुछ रिक्त स्थान भी होते हैं, खोखली थैलियां भी होती हैं जिन्हें हम रिक्तिका कहते हैं। वैसे जंतु कोशिकाओं में ये या तो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। पादप कोशिकाओं में ये ज़्यादा बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या होता है? संग्रह करना। किसी भी चीज का संग्रह करने के लिए ये जिम्मेदार होती है। पानी इकट्ठा करा लो, खाना इकट्ठा करा लो, रंग इकट्ठा करा लो, कुछ भी, गंदगी इकट्ठा करा लो, है ना, कुछ भी इकट्ठा कर सकती है। स्टोर रूम, कोशिका का स्टोर रूम भी इसे कहते हैं। क्लियर? एक तारे जैसी रचना और दिख रही है मुझे, आपको भी दिख रही होगी। इसको बोलते हैं तारक काय। ये तारक काय हमारी कोशिका के विभाजन को कराने में मदद करता है। कोशिका विभाजन सुना है कभी आपने? कोशिका को दो भागों में विभाजित करना, तोड़ देना, ये विभाजन होता है। और ये विभाजन का काम कौन करता है? तारक काय कोशिका विभाजन करने का काम करता है। और इसी वजह से इस तारक काय को हम एक नाम देते हैं, कोशिका का विभाजन करता। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल सरल। और ये सारे अंग जो है ना, किस में पड़े हुए हैं? एक पानी जैसे तरल में पड़े हुए हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कोशिका द्रव्य। और ये द्रव्य चारों तरफ से पैक है, सील पैक है, ताकि अंदर की कोई चीज बाहर ना जाए, बाहर की आसानी से कोई अंदर ना आए। तो जिस चीज से ये सील पैक हो रही है ना, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। बात क्लियर हो रही है? तो हमने अभी सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं। कोशिका के अंदर आपको एक तो सभी कोशिकांगों के नाम पता होने चाहिए, केंद्रक, उसके अंदर वाले गुणसूत्र और केंद्रिका। क्लियर हो रही है बात? अंतः प्रद्रवी जालिका, इसके अलावा उस पर चिपके हुए राइबोसोम, हमने यहां लिखा है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, रिक्तिका और तारक काय। एक बात तो इनके आपको नाम पता होने चाहिए। दूसरी बात, आपको इनके उपनाम पता होने चाहिए। कोशिका का कलेक्टर कहते हैं तो केंद्रक को, आनुवांशिक वाहक किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र को। केंद्रक का केंद्रक या छोटा केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रिका को। नलिकीय जाल किसे कहते हैं? अंतः प्रद्रवी जालिका को। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री या कोशिका का कारखाना किसे कहते हैं? तो किसे? राइबोसोम को। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का निर्यात करता किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। आत्मघाती थैली या कोशिका का सफाई करता किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। और संग्रह करता किसे कहते हैं? रिक्तिका को। कोशिका का विभाजन करता कौन कहलाता है? तारक काय। तो दूसरी बात, आपको इनके उपनाम पता होने चाहिए। और तीसरी और लास्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने आज पढ़ी, इन सभी के कार्य पता होने चाहिए। केंद्रक का काम होता है पूरी कोशिका की क्रियाओं पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। गुणसूत्र का काम क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करना। केंद्रिका का क्या काम होता है? केंद्रिका का काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। अंतः प्रद्रवी जालिका का काम होता है पदार्थों का भीतर बाहर संवहन करना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का संग्रह करना। गोल्जी काय का काम होता है हार्मोन, एंजाइम या प्रोटीन निर्माण करके कोशिका से बाहर स्त्रावित करना।
लाइसोसोम का काम होता है अंदर पड़े हुए बेकार पदार्थों और बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों का पाचन करना और कोशिका को साफ सुथरा बनाए रखना। रिक्तिका का काम होता है जल, भोजन, रंग या किसी अतिरिक्त पदार्थ का संग्रह करना। और तारक काय का काम होता है विभाजन कराना, कोशिका को दो टुकड़ों में, बराबर के दो टुकड़ों में तोड़ देना। आई होप आपके ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में अभी हमने सिर्फ कोशिका की संरचना के बारे में और उसके अंगों की बेसिक जानकारी के बारे में सीखा है। अब जब हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे इन कोशिकाओं से उत्तक अंग बनाते हुए तंत्रों पर पहुंचेंगे। आने वाले टाइम में आपको बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।